देखिए, हम देख रहे थे भैया कि कंसेंट जो है किन परिस्थितियों में फ्री मानी जाएगी। सबसे पहले देखा था कि सेक्शन 13 में कंसेंट को दिया हुआ है, वेयर टू और मोर पर्सन आर एग्री अपॉन ए सेम थिंग इन सेम सेंस दे आर सेड टू कंसेंटेड। यानी कि कोई दो व्यक्ति जब सहमत हुए कहे जाएंगे जब किसी वो एक बात पर समान भाव से सहमत होते हैं। ये सेक्शन 13 की बात कर रहे थे। उसके बाद जब हमने 14 देखा तो 14 ये कहता है द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय coercion as provided under section 15, undue influence provided under section 16, fraud, misrepresentation and mistake। कोरिजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम देख चुके थे। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, हम बात करते हैं फ्रॉड की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अब अगर हम फ्रॉड की बात करेंगे तो फ्रॉड को दिया हुआ सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 केवल और केवल जो कहता है वो सीधा सीधा सा इतनी बात करता है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। और किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वो बात करते हैं, द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन ऑफ हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। यानी कि उस तथ्य के हम इस तरीके से सजेस्ट करते हैं जिसके बारे में ये विश्वास है उस करने सजेशन देने वाले व्यक्ति को कि वो सत्य नहीं है। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा जो जिसे किसी तथ्य के बारे में या तो जानकारी है या उसके बारे में विश्वास है और उन सारे उस चीज के बारे में वो उसको जानबूझकर उसे छिपा लेता है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। यानी कि कोई वचन किया जा रहा है, कोई प्रॉमिस किया जा रहा है इस आशय के साथ कि इसको पूरा नहीं किया जाएगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। यानी कि कोई ऐसा कार्य जो धोखा देने वाली श्रेणी में आता हो। एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स टू बी फ्रॉडुलेंट। या कोई ऐसा कार्य या ओमिशन जिसे लॉ विशेष रूप से प्रावधानित करता है कि ये धोखा देने वाला होगा। अब मेन चीज ये देखते हैं भैया कि जब आप इसमें देखेंगे फ्रॉड के लिए सबसे पहले आपको देखो छोटा सा सेक्शन है केवल, और छोटी सी बात को थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है कि कोई भी चीज मतलब कोई भी कार्य कोई भी कंसेंट कब फ्रॉड मानी जाएगी। अब तो हम कह के चले कंसेंट इज नॉट सेट टू बी फ्री व्हेन इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड। इन सच केसेस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable। और ऐसी स्थिति में क्या, अगर कोई कंसेंट फ्रॉड के अंतर्गत ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा उस पक्षकार के बिहाफ पर जिस पक्षकार की कंसेंट फ्रॉड के अंतर्गत ली गई है। अगर वैसे देखा जाए तो फ्रॉड क्या है, फ्रॉड अपने आप में एक टॉर्ट है, और जो टॉर्टिस लाइबिलिटी की जहां हम बात करते हैं तो वहां डैमेजेस लाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड डिक्लेयर करा ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है सिविल कोर्ट के द्वारा ही। अब यहाँ जो हम बात करते हैं सबसे पहले जो चीज एसेंशियल की अगर आप बात करोगे सेक्शन 17 के, तो कोई एक्ट होना चाहिए या तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पक्षकारों के द्वारा होगा, या उनकी सहमति से होगा, या उनके किसी एजेंट के द्वारा होगा। द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस और बाय हिज एजेंट। यानी कि अगर किसी फ्रॉड के अंतर्गत हम किसी एक्ट की बात कर रहे हैं जिस एक्ट के लिए हमने कंसेंट ली है या जिस एक्ट को करने के बाद कोई कंसेंट ली गई है तो वो मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कनाइवेंस, या उनकी सहमति के द्वारा किया गया हो या किसी एजेंट के द्वारा। और दूसरी चीज ये देखते हैं वो जो एक्ट है जिस एक्ट को किया जाना हम करते हैं पक्षकारों के द्वारा या पक्षकारों की सहमति से या पक्षकारों के जो
एजेंट है उनके द्वारा, वो एक्ट किस तरीके से होना चाहिए? एक्ट मस्ट बी आइदर ए सजेशन एज टू अफेक्ट व्हाट विच इज नॉट ट्रू, यानी कि उस एक्ट के द्वारा जो है हम जो सजेशन दे रहे हैं वो सजेशन क्या है? सजेशन एज टू अफेक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, यानी कि उस तथ्य के बारे में सत्यता बता रहे हैं कि किसी फैक्ट के बारे में हमें जानकारी है कि ये सत्य नहीं है, और सजेशन ये दे रहे हैं कि भाई साहब ये सही है। अब इसको आप इस तरीके से लेंगे कि हर्षित जी हैं, इनके पास जो मकान है इन्हें खूब पता है कि वो इनका नहीं है, बस ये कब्जे में है, रह रहे हैं उसका, एक लंबे समय से किराए पर रह रहे हैं। इनके पिताजी भी उसमें किराए पर रह रहे थे, पिताजी के पिताजी भी उस मकान में किराए पर रह रहे थे, किराए पर। लेकिन क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उन्होंने कभी मकान मालिक को वहां आते जाते नहीं देखा, ये तो अपना समय से किराया जमा कर रहे थे, पिताजी के पिताजी भी और हर्षित जी भी। अब इनको एक पार्टी टकराती है कि भैया ये जो मकान है इसे हम खरीदना चाहते हैं, ये आपका है तो इसे बताइए कितने का बेचेंगे। तो अब इस बात का भी जानकारी होते हुए भी इस बात की कि ये मकान हर्षित जी का नहीं है और हर्षित जी को इस बारे में जानकारी है, फिर भी कहते हैं कि हाँ जी ठीक है ये हमारा है और हम इसे बेचने के लिए इच्छुक है, और बाकी देख लेते हैं जो भी स्थिति होगी, आप बताइए क्या पेमेंट करेंगे इसका। अब मालूम होते हुए भी कि ए सजेशन टू ए फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू, ये जो उस तथ्य के बारे में जो सत्य नहीं है सजेशन दिया जा रहा है बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी कि उसके द्वारा जिसको ये विश्वास है कि ये ट्रू नहीं है। इसको लिए एक लैटिन में वर्ड है सजेशियो फाल्सी, यानी कि फॉल्स सजेशन। ओरिएंटल लाइफ एश्योरेंस कंपनी वर्सेस नरसिंह चारी का केस है भैया, इसको देख लीजिएगा। एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ एक्ट बट द मेयर कंसीलमेंट बाय साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू ए लीगल फ्रॉड, इसको कह रहे हो देख लीजिएगा। अब दूसरा मेन चीज क्या आती है इसमें निकल के, पहले तो तथ्य ये था कि ए उस तथ्य के बारे में जो सत्य नहीं है हम ये सजेशन दे रहे हैं कि ये सत्य है। An active concealment of effect by one having knowledge or belief of fact, दूसरा क्या कि उस तथ्य को छुपा करके जिस तथ्य के बारे में हमें जानकारी है। मान लीजिए सीधा सा ये है कि हर्षित जी से पूछा उस व्यक्ति ने, अरे भैया इस मकान में आप लंबे समय से रह रहे हो, ये मकान किसका है? अब यहाँ पर इनकी जिम्मेवारी ये थी कि अगर सामने वाला पूछ रहा कि किसका है, और तत्व जो ये फैक्ट कि ये मकान इनका नहीं है, किराए मकान मालिक का है, उस चीज को ये छुपा जाते हैं, नहीं बताते हैं। एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ इफेक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट सप्रेशन वेरी, लैटिन टर्म्स है, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा ये कहते हैं क्या, बट द मेयर कंसील, अब दोनों चीजों की जब हम बात करेंगे तो एक्ट मस्ट आइदर बी ए सजेशन एज टू इफेक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ इफेक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ फैक्ट। दूसरा, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, एक वचन ऐसा किया जा रहा है जिसके बारे में इंटेंशन ये है हमें पहले से ही कि हमें पूरा करना ही नहीं है, या इसी तरीके का एनी एक्ट और ओमिशन एज द स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अब दूसरी चीज ये कहते हैं कि जब हम जो इंटेंशन की बात कर रहे थे, जो एक्ट किया जा रहा है विद इंटेंशन टू डिसीव, जब इंटेंशन क्या है कि सामने वाले को धोखा देने की है, और मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड, और धोखा दिया जा रहा है, दिया गया है। द डेसेट मस्ट हैव बीन एम्ड एट, और जो डिसिट जो धोखा दिया है उसके पीछे जो कि उद्देश्य है वो क्या है, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकारों का, उसके एजेंट का, विद ए व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट, किसी जो इंड्यूस करते हैं कि किसी दूसरे पक्षकार को कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो आबिदा कुछ पूछ रहे थे बेटा, बोलना, एक सेकंड रुको आप। सर यहाँ ये जो अभी आपने लास्ट इससे पहले स्लाइड थी उसमें लिखा हुआ था एक्टिव कंसीलमेंट, सर एक्टिव क्यों यूज किया है और इसको किस तरीके से समझेंगे?
एक्टिव कंसीलमेंट से इन द सेंस ये होता है बेटा, जिस समय आपको तुरंत बोलना चाहिए किसी भी तथ्य के बारे में। अब देखो इस तरीके से है कि मैं आपके पास बैठा हुआ हूं, आप भी बैठे हुए हैं और प्रेरणा बैठी हुई है। आप प्रेरणा से कहते हैं किसी वॉच के बारे में कि भैया ये जो घड़ी है ये तरुण सर की है और तरुण सर इसे बेचना चाह रहे हैं, आप बताओ लोगों क्या मेरे सामने, जबकि वास्तव में वो घड़ी किसकी है, मेरी नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की है। ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्रेरणा को कहते हैं कि आप खरीदेंगे कि सर बेचने के लिए इच्छुक है। अब यहाँ पर क्या है, मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं इसे तुरंत इस बात को कह दूं कि भैया घड़ी मेरी नहीं है, आप देख लीजिएगा। ये कंसीलमेंट ऑफ अफेक्ट है, जिसके बारे में मुझे जानकारी है कि ये मेरी नहीं है। आप मेरे सामने ही उस घड़ी को जो कि मेरी नहीं है मेरी बताकर सामने वाले को दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट होगा। दूसरा ये है कि अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पता लगा एक गाड़ी है आपके पास, आप उसे बेचना चाह रहे हैं, आपको मालूम है कि इसके जो ब्रेक है वो खराब है, जिनका कोई व्यक्ति अगर देखना भी चाहे, चेक भी करे तो उसे चेक नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे ना बताएं। तो आपकी यहाँ जिम्मेवारी होती है कि आप इस तथ्य के बारे में खरीदने वाले को बता दें, लेकिन आप नहीं बताते हैं। तो यह इससे क्या मतलब होगा, क्या चीज आती है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ इफेक्ट, जिसके बारे में आपको जानकारी है और विश्वास है कि आपको अगर बता देंगे तो सामने वाला नहीं खरीदेगा, इसलिए आपने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया है। क्लियर है बेटा? सर क्लियर है। एक चीज पूछनी है सर। अ, जैसे ये वॉच वाला आपने एग्जाम्पल दिया था, तो जो आपकी वॉच के बारे में बता रहा है वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पार्ट पे मिस रिप्रेजेंटेशन है, और आप उस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो फ्रॉड है। ऐसा नहीं है, आपके पार्ट पे जो आप बता रहे हैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। आपको जानकारी है इस बात की कि ये घड़ी मेरी नहीं है, तो यानी कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। मिस अच्छा। रिप्रेजेंटेशन तब होता जब आपको ये मालूम होता कि ये घड़ी मेरी है जबकि वास्तव में मेरी नहीं है, तब ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता। अभी खैर मैं ठीक। इसको आगे क्लियर करूंगा। ठीक है सर। हर्षित सर कुछ कह रहे हैं आप? हेलो। हाँ हर्षित सर बताएं। तो ये आपने कहा कि एक मकान मेरा है, मतलब जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा नहीं, पर सामने वाले से मैं कह रहा हूँ कि जिस मकान में मैं रह रहा हूँ मैं इसको बेचना चाहता हूँ, बट एक्चुअली मुझे पता है कि मकान मेरा नहीं है, हम्म। और फिर भी मैं उससे कह रहा हूँ कि जो मकान में मैं रह रहा हूँ ये मैं इसका मालिक हूँ, मैं बेचना चाह रहा हूँ। हम्म। तो यहाँ पर ये उसके पार्ट पे भी तो ये होगा कि वो उन तथ्यों की जो मैं कह रहा हूँ वो सही है गलत है उसकी जानकारी ले। अब हर्षित सर देखो, जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तो वहां हमने एक चीज देखी थी, ऑस्टिन को पढ़ा था, और ऑस्टिन बताता है लॉ इट इज एज इट इज और लॉ ऑट टू बी। लॉ वास्तव में क्या है, कैसा है, जो एज इट इज जैसा है, और ऑट टू बी कैसा होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, जब हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, तो फ्रॉड को समझने के लिए केवल हमें ये समझना है कि कौन कौन सी तथ्य की जो कैटेगरी है किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे केवल आपको इतना समझना है कि आपके द्वारा किया गया जो कार्य है, यानी कि एक मकान जिसमें आप रह रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि आपका नहीं है और अपना बता करके बेचते हैं, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। हमें अभी तक तो केवल इतना ही समझना है इसमें, जब हम 17 को पढ़ रहे हैं। अब सामने वाले की जो जिम्मेवारी है, सामने वाले की जिम्मेवारी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाकर के पढ़ेंगे, क्यों चिंता कर रहे हैं आप, वो उसकी जिम्मेवारी है, उसके बारे में पता लगाएगा वो। अब लगाना ना लगाना वो अलग मैटर हो गया, लेकिन यहां पर फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि कोई कार्य किया गया, सजेशन टू इफेक्ट विच इज नॉट ट्रू, एज सजेस्ट दैट इट इज ट्रू एंड बिलीव इज ट्रू बी ट्रू, नॉट ट्रू। ये विश्वास होते हुए भी कि ये सत्य नहीं है और उसकी सत्यता का विश्वास दिलाते हुए उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सत्य है। नहीं आई बात समझ में हर्षित सर? देखो भैया, फ्रॉड में यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो एक बार जरा हाथ उठा दे।
हर्षित सर क्या डाउट है आपको? आगे जब आप देखते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वैसे तो देखो कायदे में तो मिस रिप्रेजेंटेशन को पहले पढ़ना चाहिए और जो फ्रॉड है उसको बाद में पढ़ना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो मिस रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि कोई ऐसी बात जिसके बारे में हमें ये विश्वास है कि ये सत्य है, जबकि वास्तविक रूप में वो सत्य नहीं है, और इस बात पर विश्वास करते हुए हम सामने वाले व्यक्ति को उसकी सत्यता से संबंधित कोई चीज कहते हैं, कोई बात बताते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उसकी सत्यता पर विश्वास करके आगे अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो इस तरीके का जो चेंजेस है वो क्या है, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आएगा। अब मिस रिप्रेजेंटेशन की जब आप बात करते हो, द पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, that which is not true though he believes it to be true। दीपक जी सेक्शन 18 को पढ़ दीजिएगा। जी सर। Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, दीपक जी of देखो that। भागना नहीं है कहीं पे, जब भागने के उद्देश्य से नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है सर, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। Misrepresentation defined. Misrepresentation means and includes. First point है the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it। यानी कि सीधे सीधे से एक सुनते रहिएगा जी। पॉजिटिव असर्शन इन द मैनर, पॉजिटिव असर्शन यानी कि किसी भी तथ्य किसी बात के बारे में हम पॉजिटिवली असर्ट कर रहे हैं, यानी कि असर्शन से मतलब है किसी बात को कहना, और इस तरीके से इन ए मैनर, इस रूप में, इस प्रारूप में, नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो उसकी इंफॉर्मेशन से परे है, जो उसकी मतलब जो व्यक्ति उस बात जो किसी बात को पॉजिटिवली कह रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उस सोर्स से परे की चीज है। मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं है। दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू, वो क्या है उसकी उस पर विश्वास करता है कि ये सत्य है। और इसमें भैया आप केस लॉ जो देखेंगे, दो केस लॉ है, मोहनलाल वर्सेस श्री गंगाजी कॉटन मिल्स कंपनी का केस है, दूसरा आप देखेंगे क्यूरी वर्सेस रैनिक का केस है। दोनों केस नोट कर लीजिएगा, मोहनलाल वर्सेस श्री गंगाजी और क्यूरी वर्सेस रैनिक। ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि भैया पढ़ते नहीं हो आप में से कोई भी, और ना कोई चीज जितना बता दिया उतने पे क्लियर फुल स्टॉप लगा देते हो, आगे बढ़ने की काम ही नहीं करते कोई भी। यहां तक तो पहली स्थिति तो क्लियर है भैया, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि जब हम मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव असर्शन की बात करते हैं। दीपक जी आगे बढ़ दीजिएगा। जी सर। Any breach of duty which without an intention to deceive gains an advantage to the person committing it। बिल्कुल क्लियर है, यानी एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच, यानी कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी की जब हम बात करते हैं किसी कार्य को करने की हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी है और हमारी लाइबिलिटी है, और जो हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते हैं उस पूरा ना करने की वजह से, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। अब देखो वहां जब हम बात कर रहे थे कि वो जो गाड़ी के जो गियर बॉक्स खराब था ना उसके बारे में क्या है, जानकारी थी और नहीं थी जानबूझ करके, तब उस स्थिति में तो क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ इफेक्ट है। दूसरा है कि जानकारी है लेकिन हम किसी कारणवश जानकारी नहीं दे पाए, विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव, हमारा धोखा देने का आशय नहीं था, ठीक है। विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, और उसका क्या है
किसी व्यक्ति को एडवांटेज यानी कि उसका लाभ मिलता है। अब लाभ क्या मिला कि पता लगा, अगर हम गियर बक्से वाला बता देते ना किसी वजह से तो नहीं खरीदता सामने वाला, लेकिन नहीं बताया क्योंकि हम भूल गए थे, हमारा धोखा देने का आशय नहीं था, हमें जो इंटेंशन थी धोखा देने नहीं की वाली नहीं थी, डिसीव करने की नहीं थी, और बिना किसी ऐसी इंटेंशन के हम जो हमारी जिम्मेवारी थी, क्योंकि देखो सेलर की एक जिम्मेवारी है टू डिस्क्लोज ऑल डिफेक्ट्स। अगर कोई संपत्ति में किसी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो वहां पे उसकी जिम्मेवारी है कि उसके जो डिफेक्ट्स है वो सारे के सारे डिस्क्लोज कर दे। इट इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर, सेलर की जिम्मेवारी है, लेकिन उसने नहीं किया। अब by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, उससे क्या होगा, इस मिसलीड करने से किसी ना किसी व्यक्ति के जो है प्रेजुडिस, उसे कोई ना कोई नुकसान होगा, उसके किसी ना किसी स्थिति पर फर्क पड़ेगा। दीपक जी आगे पढ़ दीजिएगा। दीपक जी। सर थर्ड पॉइंट पढ़ूं या जो अभी सेकंड बीच में रोका था उसको आगे पढ़ूं? वैसे आपने कवर कर दिया सेकंड को आगे सर। ये मैंने कर दिया, इसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ दो, या 1 मिनट रुको, इसमें भैया 2 केस और नोट कर लीजिएगा। ओरिएंटल बैंकिंग कॉरपोरेशन वर्सेस फ्लेमिंग का केस है एक, और दूसरा है ठाके वर्सेस मारुइस, MAURICE। ये 2 केस नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं कल पूछूंगा ये आपसे वापस में। तीसरा पॉइंट पूरा कर दीजिए। Causing, however, innocently, हाँ a party to the agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of the agreement. खुश जी सर। बेटा कुछ समझ में आया थर्ड वाले पॉइंट पे क्या कहना चाह रहा है? सर आ गया सर समझ। शाबाश, पढ़ के बता दे बेटा और समझा भी दे। सर इसमें लिखा है causing however innocently a party to an agreement to mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। सर जो मुझे समझ आया वो ये है कि मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा सर। मतलब जैसे कि सर गाड़ी अगर बेचना चाह रहा हूँ मैं, मेरे पास ब्लैक और रेड है, मैं रेड बेचना चाह रहा हूँ मगर सामने वाला ब्लैक लेना चाह रहा है, मगर मुझे इनोसेंटली यही लग रहा है कि वो वही गाड़ी खरीदना चाह रहा है जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। दीपक जी सही कह रहे हैं? सर सही है, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर जो है हमारे उसका, उसी के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, वो मतलब कहीं ना कहीं इनोसेंट मिस्टेक कॉज करता है, मतलब बिना किसी ऐसी इंटेंशन के। पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक ए मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग, जो उस तथ्य का मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी एग्रीमेंट का जो सार है उससे संबंधित कोई इनोसेंट मिस्टेक कारित करता है। विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट मैटर हम एग्रीमेंट की हम बात करते हैं उसका सब्जेक्ट मैटर, उससे रिलेटेड अगर कोई इनोसेंट मिस्टेक कारित करता है तो उस स्थिति में भी वो क्या है, वहां पर ये मान रहा है कि उसके द्वारा कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब इसके लिए 2 केस आप देख लीजिएगा भैया, जॉनसन वर्सेस क्रू और दूसरा है द ओशियन स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदरदास ध्रुम से। ये दोनों नोट कर लिए भैया। अब इसके बाद यानी कि जब हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, एक तरफ हमने देखा कि किसी बात की ये जानकारी होते हुए भी कि वो सत्य नहीं है और उसकी सत्यता का विश्वास दिलाते हुए सामने वाले को कोई बात कही जाती है। दूसरी स्थिति हमने मिसरिप्रेजेंटेशन में देखी, किसी बात के ये विश्वास होते हुए भी कि ये हमारी नहीं, हमारी है, जबकि वो वास्तव में हमारी नहीं है, ऐसा समझ के कोई हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। अब अगर ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी इंटेंशन के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। तो इंटेंशन प्लस मिसरिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू फ्रॉड। अब यहाँ आ जाते हैं कि भैया हम इन दोनों में अंतर की भी बात करते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। दोनों में अगर आप अंतर करना चाहोगे तो दोनों में क्या क्या मुख्य अंतर हो सकते हैं। कुछ देखना भैया क्या क्या लिखा हुआ है। Misrepresentation. The person making the statement believes it to be true. Or तो ठीक fraud. बात है, हाँ The person making the statement does not believe it to be true. क्लियर है। दूसरा Second, there is no intention to deceive. यहाँ पे Fraud में there is intention to deceive. दूसरी बात मिसरिप्रेजेंटेशन, Misrepresentation, it makes contact voidable at the option of the party injured. दूसरा Fraud, besides making the contact voidable at the option of the party injured, it gives right to an independent action in tort. यानी कि टॉर्टियस लायबिलिटी साथ में अराइज हो जाती है, डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। Misrepresentation, the contract cannot be avoided if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. बिल्कुल सही बात। अब देखो हर्षित सर अपनी बात यहाँ देख लीजिएगा। अब सामने वाले व्यक्ति के पास अगर ड्यू डिलिजेंस में उस सत्यता को परखने के मायने थे, मीन्स थे और उन्हें वो परख सकता था, तब उसके बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल नहीं है, चेक करा लेता। The contract cannot be avoided if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। साधारण तरीके से भी पूछताछ करता, पड़ोसी से भी पूछ लेता, वो भी बता देता भैया ये तो किराएदार हैं। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ दो इसका, फ्रॉड का कुछ। The contract is voidable even though the aggrieved party had the means of discovering the truth with ordinary diligence. बिल्कुल। अब देखो सीधा सा कि अगर सामने वाले व्यक्ति के पास उस सत्य को ढूंढने के तरीके थे भी, तो भी यह फ्रॉड वाले मामले में यही माना जाएगा कि भैया आपकी इंटेंशन अगर डिसीव करने की थी तो इसका मतलब आप फॉल्ट पर थे और आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए सामने वाली पार्टी के पास एक अवसर ये जरूर है क्या कि वो उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और देखो इसके लिए भैया कुछ सेक्शन 19 पढ़ दो जरा। देखो सेक्शन 19 की जब हम बात करेंगे, सेक्शन 19 केवल और केवल बात करता है सेक्शन 15, 17 और 18 की। अगर 15, 17 और 18 के अंतर्गत जो संविधाएं किए गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, दे शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज whose consent was so caused either by coercion or by fraud or under misrepresentation। देखना सेक्शन 19 में क्या लिखा हुआ है कुछ। Voidability of agreements without free consent. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused. देखो अब ये जो लिखा हुआ ना, द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज whose consent was so caused, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अंटिल एंड अनलेस इट इज गेट डिक्लेयर्ड वॉइड। जब तक कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जाता है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, चाहे कंसेंट किसी भी तरीके से आई हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट है। लिखा हुआ है एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। अब सेक्शन 19A और पढ़ दो भैया इसी के साथ ही, क्योंकि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हम उसमें। A party to contract whose, हाँ सर सॉरी 19 है, power to set aside contract induced by undue influence. When consent to an agreement is caused by the undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. ठीक है। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just. बस या तो उसे क्या वॉइड डिक्लेयर करा लें पूरा, या उसे सेट असाइड करा सकते हैं। अब देखो सेट असाइड और वॉइडेबिलिटी की जब हम बात करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भैया इसे ठीक से समझ के
मुझे फिर कल मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर जो है जब इसे वर्डेबल की बात करनी थी तो इसे 19 के साथ रख लेते, 19 से अलग से क्यों बताया। अब 19 से अलग से बना भी दिया है तो ये सर ये सेट असाइड का क्या तात्पर्य है, इसका तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा है। अब इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क इतना करना पड़ेगा। और अगर कोई फिर भी स्वेच्छा से बताना चाहता है कि सर मुझे होमवर्क की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बताने के लिए सक्षम हूँ, तो वो एक बार भैया हाथ खड़ा करके मुझे बता दे कि ये सेक्शन 19 एक कहना क्या चाह रहा है। और अगर कोई नहीं है तो फिर मैं भैया आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि फिर इसके संबंध में कल बात करते हैं। चलिए आगे ही बढ़ जाते हैं। जुबी, अच्छा ये तो लास्ट में अब आए हैं भैया। अब मिस्टेक की हम बात करते हैं। मिस्टेक को भैया देखो मोटा मोटा समझ लीजिएगा केवल, क्योंकि मिस्टेक अपने आप में एक अच्छा और पूरा टॉपिक है जो समय भी लेता है और समझने की जब हम इसे कोशिश करते हैं तो अच्छे से समझ में भी आता है। मिस्टेक को आपको दिया हुआ है सेक्शन 20, 21 एंड 22। 20, 21 और 22 की हम बात करेंगे तो मिस्टेक क्या है। मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। जब हम 20 की बात करते हैं सेक्शन 20 में, वेयर बोथ द पार्टीज अंडर ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। जहां जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो एसेंशियल है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर उस तथ्य से सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भूल करते हैं तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा। दूसरा फिर हम बात करते हैं सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ की। वहां क्या हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल ओनली जस्ट बिकॉज इट इज द मैटर रिगार्डिंग मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, of the country. And when we talks about the mistake of law of a foreign country, the mistake of law of a foreign country shall be deemed to be a mistake of fact। यानी कि फिर उसके बाद 20 वाले प्रोविजन लागू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका 21 में जो दिया हुआ है वहां लिखा हुआ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर ए मिस्टेक ऑफ ए वन पार्टी। अब दूसरा क्या है देखो, एक होता है बायलैटरल मिस्टेक, एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक। जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हम बात कर रहे थे, और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, बायलैटरल मिस्टेक है, दोनों पक्षकारों की भूल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, सिंगल पार्टी की मिस्टेक है, तो नॉट वॉइडेबल है किसमें, 21 में। और अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो 20 में वॉइड है ना। और अगर मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं, इंडियन लॉ की बात करेंगे तो नॉट वॉइडेबल है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट फॉरेन लॉ की बात करते हैं तो ये भैया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट होगा उसी के रिगार्डिंग। इस पे फिर भैया बाकी बात करेंगे हम कल। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि बाकी चीजें हम कल ही करेंगे इस पे।